जय हिंद दोस्तों। एसकेज लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज कंडक्ट टूल का सेशन 10 है और सेशन 10 में हम आज इसको वाइंड अप करेंगे। इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं जो लास्ट के टॉपिक्स बच गए हैं, यानी रूल्स बच गए हैं। तो रूल 21 की बात करेंगे हम, जो कि रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज, यानी एक गवर्नमेंट सर्वेंट जब सर्विस में आ जाता है या सर्विस में आने के टाइम पे भी, तो उसको क्या क्या चीज़ें मैरिज के रिगार्डिंग ध्यान में रखनी होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। रूल 22 जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। तो अगर आप कोई भी नशे वाली पदार्थ लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं या कोई ड्रिंक लेते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तो उस केस में आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो देखेंगे। रूल 22A है, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज। तो 14 साल से नीचे के बच्चों के रिगार्डिंग आपको पता ही है कि ये प्रोहिबिटेड है कि उनको हमें अपने घर में या किसी फैक्ट्री में या किसी इंडस्ट्री में काम पे नहीं रखना होता। तो ये इसके रिगार्डिंग प्रोहिबिशन देखेंगे। और रूल 23 इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग है, यानी किसी अगर इंटरप्रिटेशन की जरूरत है किसी रूल के और कोई कन्फ्यूजन है तो उस केस में किसको कंसल्ट करना है। रूल 24 है डेलीगेशंस, यानी पावर, इसके अंदर किसी रूल के अंदर किसी अथॉरिटी को पावर दी गई तो क्या वो फर्दर कैसे किसको डेलीगेट कर सकता है। और रूल 25 है रिपील एंड सेविंग्स। रिपील क्या होता है कि जब ये कंडक्ट रूल आया तो इससे पहले कंडक्ट रूल 1955 था, तो वो किस तरीके से रिपील होगा, तो क्या क्या चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएंगी और क्या क्या चीज़ें बच जाएंगी, तो ये इसके रिगार्डिंग है। इनके ऊपर कुछ जीआईडीज है, बहुत ही कम जीआईडीज आए हुए हैं, तो जीआईडीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन जो है वो जो थोड़े बहुत एक दो हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे। प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन आपको बता देंगे, जो कि ये रूल आपका 22 के ऊपर आया है, ये इंटॉक्सिकेशन के ऊपर। और लास्ट में मैं आपको जो कंप्लीट आंसर की है, जो हमने इस पूरे सेशंस के दौरान, जो कंडक्ट रूल के ऊपर हमने सेशंस लिए 10 सेशंस, उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसका पूरा कंप्लीट आंसर की आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का एजेंडा पॉइंट रहेगा। तो फटाफट हम इसे स्टार्ट करते हैं। रूल 21 रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग मैरिज। तो यानी जब गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस में आता है या सर्विस में आने के टाइम पे भी उसे एक परफॉर्मा भर के देना होता है, उसके अंदर वो सारी डिक्लेरेशन करता है कि वो उसका मैरिज ऑलरेडी मैरिड है या नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी दिया होता है। और बाकी क्या रिस्ट्रिक्शन है उसको हम देख लेते हैं। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, यानी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ए मैरिज विद ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग। यानी आप अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो आप ऐसे किसी पर्सन से शादी नहीं कर सकते जिसका ऑलरेडी स्पाउस हो। स्पाउस मतलब अगर लड़की से आप शादी करना चाह रहे हैं, आप खुद जेंट्स हैं और लड़की से शादी करना चाह रहे हैं, तो उसका स्पाउस यानी उसका हस्बैंड नहीं होना चाहिए। और अगर आप फीमेल है और किसी जेंट से शादी करना चाह रहे हैं तो उसकी वाइफ नहीं होनी चाहिए। स्पाउस का मतलब यानी पति या पत्नी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जब तक उस पर्सन से शादी करना चाहता है उसका स्पाउस लिविंग है, यानी उसका हस्बैंड या वाइफ जिंदा है, तो उससे शादी नहीं की जा सकती। इसका रिवर्स क्या हो गया कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपका स्पाउस है, ठीक है, यानी आप मैरिड हैं और आपका जो स्पाउस है वो जिंदा है। स्पाउस यानी अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड हो गए और अगर मेल है तो आपकी वाइफ हो गई। तो अगर आप इस कंडीशन में हैं तो आप भी शादी किसी से नहीं कर सकते, यानी ऑलरेडी अगर किसी के हस्बैंड वाइफ जिंदा है तो वो किसी भी दूसरे पर्सन से शादी नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही चीज बताया कि फर्स्ट के अंदर कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करना चाहते हैं जिसका हस्बैंड वाइफ जिंदा है तो वो भी नहीं कर सकते, और अगर आपका खुद का हस्बैंड या वाइफ जो है जिंदा है तो भी आप किसी और से शादी नहीं कर सकते। ये दोनों चीजें जो है यहाँ पे बताई हैं इस रूल के अंदर। फिर प्रोवाइडेड दैट, लेकिन यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया गया। प्रोवाइडेड दैट मतलब यहाँ पे क्या एक एक्सेप्शन है वो देख लीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या परमिशन दे सकती है, किस केस के अंदर वो भी देख लेते हैं। मे परमिट ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू एंटर इनटू और कॉन्ट्रैक्ट एनी सच मैरिज एज इज रेफर्ड टू इन रूल 21 का 1, यानी ये फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट। देखिए कुछ कुछ पर्सनल लॉ जो है वहां पे जो है जनरली इस तरह की चीज़ें अलाउड होती, कुछ एक्सेप्शन होता है वहाँ पे अलाउड होती है। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का पर्सनल लॉ जो है उसको अलाउ करता है तो उस केस में ये एक्सेप्शन दिया हुआ है कि सच मैरिज इज परमिसिबल अंडर द पर्सनल लॉ। तो जिनके पर्सनल लॉ उन चीज़ों को अलाउ करते हैं जो उन गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर अप्लाई होता है, तो यानी दोनों के अप्लाई होना चाहिए।
तो ये भी लिखा हुआ है, टू सच गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द अदर पार्टी। गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर तो अप्लाई होना ही चाहिए ये पर्सनल लॉ, तभी उसका एग्जाम्पशन मिलेगा। जो दूसरी पार्टी जिससे वो शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है और उसका स्पाउस अभी लिविंग है, या जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका स्पाउस लिविंग है, तो दोनों ही पार्टीज के ऊपर जो मैरिज की हैं उन दोनों के पर्सनल लॉ जो है वो अलाउ करनी चाहिए इस तरह की मैरिज को। ठीक है, यानी जो दो लोग इस ऊपर के रूल को के वॉयलेशन में शादी करना चाहते हैं, दोनों के पर्सनल लॉ इस तरह की शादी को अलाउ करना चाहिए। देयर आर अदर ग्राउंड फॉर डूइंग सो, तो एक तो पर्सनल लॉ का कंडीशन हो गया, दूसरा कि कोई और किसी तरीके का कोई ग्राउंड है जो कि वैलिड ग्राउंड हो, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिशन दे सकती है। ठीक है, तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग मैरिज का फर्स्ट टू सब रूल्स कहते हैं। थर्ड सब रूल क्या कहता है, द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज मैरिड और मैरिज ए पर्सन अदर देन द इंडियन नेशनैलिटी, तो अगर आप किसी फॉरेनर से शादी कर रहे हैं या कर चुके हैं, शैल इमीडिएट शैल फोर्थविथ इंटीमेट द फैक्ट्स टू द गवर्नमेंट, तो उस केस में आपको गवर्नमेंट को, यानी आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे आप क्या करेंगे, इंटीमेशन देंगे तुरंत। फोर्थविथ का मतलब तुरंत वहाँ पे इंटीमेशन देंगे। ठीक है, तो आपका यानी बेसिकली यहाँ पे जो बाहर फॉरेनर से कोई आप शादी कर रहे हैं अदर देन इंडियन नेशनैलिटी का मतलब यही हुआ कि आप इंडियन के अलावा किसी से भी शादी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इंटीमेशन गवर्नमेंट को देनी होगी तुरंत। ठीक है, तो ये एक आपका 21 जो रूल था मैरिज के रिगार्डिंग क्या रिस्ट्रिक्शंस है वो है। चलिए, रूल 22 ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दो क्वेश्चन जो है पिछले सालों में आए हुए हैं, तो ये इसको आप जरा ध्यान से करेंगे। 21 इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आया नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ें हैं। 22 देख लेते हैं। एक गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसको क्या करना है, स्ट्रिक्टली अबाइड बाय एनी लॉ रिलेटिंग टू इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स, कोई भी नशीली पदार्थ या कोई भी शराब वाली चीज़ें या इस तरीके से कोई भी ड्रिंक है या कोई ड्रग है, तो उसके केस में अगर जो भी गाइडलाइन, जो भी रूल्स, जो भी लॉज बने हुए हैं उसको अबाइड करना है, उसको मानना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जो चीज़ें पीने के लिए या ड्रग लेने के लिए मना कर रखा है उसको नहीं लेना है। ठीक है, तो इन द फोर्स इन एनी एरिया, तो जिस एरिया में भी आप जॉब कर रहे हैं, जिस एरिया में आप रह रहे हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का लॉ है तो आप उस लॉ को फॉलो करेंगे। जैसे कि कुछ स्टेट के अंदर जो है शराब पीना बैन है, कुछ स्टेट में जो है वो बैन नहीं है, तो जब आप किसी स्टेट में काम कर रहे हैं और वहाँ पे बैन है तो आपको उसका लॉ वहाँ पे फॉलो करना है, ये बताया गया। इन विच ही में हैपन टू बी और फॉर द टाइम बिंग, तो अगर आप सिर्फ कुछ समय के लिए भी वहाँ पे हैं तब भी आपको उन लॉज को, उस एरिया के लॉज को इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स के रिगार्डिंग फॉलो करना है। ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज ड्यूटी, तो जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको किसी भी इस तरीके के ड्रिंक और ड्रग के जो इंटॉक्सिकेटिंग है या नशीली वाली पदार्थ हैं उनके इन्फ्लुएंस में नहीं होना है, नहीं रहना है। तो नहीं रहने का मतलब ये हो गया कि एक तो हो गया कि आपने मान लो सपोज रात को पिया, लेकिन उसका असर दिन में भी आपकी जॉब के ऊपर हो रहा है, तो भी ये वायलेशन माना जाएगा। नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ का मतलब ये हुआ कि आप उसके इन्फ्लुएंस में भी नहीं होने चाहिए। पीना तो अलग बात है कि आप पी तो सकते ही नहीं जॉब जब आप ड्यूटी पे हैं, उसके अलावा आप उसके इन्फ्लुएंस पे भी नहीं होने चाहिए। मतलब आपने रात को ज़्यादा पी ली और उसका इन्फ्लुएंस जो है आगे अपनी ड्यूटी पे अगले दिन आपके पड़ रहा है, तो वो भी जो है उसको भी एक वायलेशन माना जाएगा रूल 22 का, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। And also take due care that performance of his duties at any time is not affected in any way by the influence of such drink or drug, तो अगर आप घर पे भी ले रहे हैं तो यानी उसका मतलब ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि अगले दिन भी उसका असर नहीं पड़ना चाहिए आपके काम काज पर, आपके काम पर, जो भी ऑफिशियल ड्यूटी आप कर रहे हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है किसी भी समय पे उससे बाधित ना हो, उससे इन्फ्लुएंस ना हो, उससे ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो। रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग इन पब्लिक प्लेस, तो पब्लिक प्लेस पे आपको कतई नहीं पीना है, बिल्कुल नहीं पीना है, रिफ्रेन करना है, आपको अपने आप को वहां पे रोक के रखना है।
ठीक है, यानी ऐसा काम नहीं करना है पब्लिक प्लेस में, बिल्कुल नहीं ये काम होना चाहिए। नॉट अपीयर इन पब्लिक प्लेस इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अगर आपने मान लो पब्लिक प्लेस में नहीं पिया, घर पे अपना आराम से पिया था, लेकिन पीने के बाद बाहर आगे बवाल कर दिया आपने, हल्ला गुल्ला कर दिया, पीस जो है वो ब्रीच कर दिया, तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं करनी। तो यानी जब आपने इंटॉक्सिकेशन किया है, यानी आपने कोई मदिरा पी है, कोई ड्रग लिया है किसी तरीके का, तो पहली बात तो वो लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वो अलाउड है या नहीं है। अगर लॉ किसी तरह की चीज़ को अलाउ कर रखा है, उसके बाद वो एक तो अपनी जॉब के टाइम पे, सर्विस के टाइम पे नहीं लेना है। दूसरा, अगर आपने पिया भी तो उसका इन्फ्लुएंस आपके काम पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सारी बातें ही आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, वहाँ पे भी आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो स्टेट है वो इंटॉक्सिकेशन का नहीं होना चाहिए। आप भली भांति और सही होने चाहिए उस टाइम पे भी। नॉट यूज एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक और ड्रग टू एक्सेस। अगर कहीं पे किसी एरिया में जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे अलाउड भी है, तो आपको वहाँ पे उसको एक्सेस में नहीं लेना है। ठीक है, आप ओकेजनली कभी कभार ले रहे हैं जिससे आपकी किसी भी ड्यूटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, तो उतना ठीक है, लेकिन एक्सेस में नहीं लेना है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि पब्लिक प्लेस क्या माना जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस रूल के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल, पब्लिक प्लेस मीन्स, पब्लिक प्लेस का क्या मतलब होगा, एनी प्लेस और प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग ए कन्वेंस। मतलब कोई जगह भी हो सकता है, कोई एरिया भी हो सकता है, और कोई कन्वेंस, यानी जैसे आप बस में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, तो कन्वेंस जिससे आप ट्रेवल कर रहे हैं वो भी हो सकता है। टू विच द पब्लिक हैव और आर परमिटेड टू हैव एक्सेस। ऐसी जगह, ऐसा प्लेस, ऐसा एरिया, ऐसा कन्वेंस या ऐसा बस कार जहाँ पे भी पब्लिक का कोई एक्सेस है, यानी पब्लिक आ सकती है, जनरल पब्लिक आ सकती है या कोई और आ सकता है, तो वो एक पब्लिक प्लेस माना जाएगा। वेदर और ऑन पेमेंट, चाहे वो पब्लिक पेमेंट दे के आ रही हो और अदरवाइज किसी तरीके से भी आ रही हो। यानी अगर पब्लिक को एक्सेस है किसी प्लेस का, चाहे वो किसी का प्राइवेट जगह हो या कोई प्राइवेट प्लेस हो या कोई प्राइवेट बस भी हो या कार हो, लेकिन वहाँ पे अगर पब्लिक किसी भी तरीके से आ सकती है कुछ पेमेंट देके या दूसरी तरीके से भी इनवाइट हो सकती है गैस के तौर पर, तो वो एक पब्लिक प्लेस माना जाएगा। और वहाँ पे जो है इस तरह की जो ऊपर रेस्ट्रिक्शन बताई गई हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, तो ये आपका रूल 22 कहता है। इसके ऊपर एक दो जो है इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसीजन है, इसको फटाफट देख लेते हैं। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शुड इक्विपसली adhere टू द प्रोविजन ऑफ द कंडक्ट रिलेटिंग टू द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। तो ये एक तो पहले ये बता दिया गया कि आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सावधानी से जो रूल 22 को बताया गया है इसको आपको फॉलो करना है। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज शुड कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। और इसके रिगार्डिंग, इस रूल के रिगार्डिंग जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज है उनको बोला गया कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका कंडक्ट का खास ध्यान रखो और स्ट्रिक्ट वॉच रखो उसके ऊपर। ठीक है, पैनी नज़र जो है गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर रखी जाएगी इस रूल के रिगार्डिंग। द डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज शुड टेक ए वेरी सीरियस व्यू ऑफ एनी वायलेशन ऑफ रूल 22। और अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने कोई वायलेशन कर दिया रूल 22 का, तो उस केस में उसके ऊपर बहुत ही सीरियस एक्शन लिया जाएगा, ये बहुत सीरियस व्यू उस मिसकंडक्ट का लिया जाएगा। तो ये भी बोला गया कि एंड शुड नॉट हेजिटेट टू इम्पोज द सीवियरेस्ट पनिशमेंट। तो उसके ऊपर सीवियर से सीवियर पनिशमेंट लेने से भी नहीं चूकने के लिए बोला है, अगर वो गिल्टी प्रूफ हो जाता है तो। ठीक है, तो इसलिए इसका जो है वायलेशन बहुत ही सीरियसली लिया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्लेस। तो पब्लिक प्लेस के ऊपर एक क्लैरिफिकेशन आया था, क्लैरिफिकेशन में बताया, पूछा गया था क्या एक क्लब एक पब्लिक प्लेस हो सकता है और या एक होटल भी पब्लिक प्लेस हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग क्या है पूछा, कौन सा क्लब, कैसा क्लब है। एक क्लब मेंट एक्सक्लूसिव फॉर द मेंबर्स, ऐसा क्लब जो सिर्फ उसके मेंबर्स के लिए है। वेयर इट इज परमिसिबल फॉर मेंबर्स टू इनवाइट नॉन मेंबर्स एज गेस्ट, लेकिन वहां पे नॉन मेंबर्स को एज गेस्ट बुलाया जा सकता है। तो अभी हमने पब्लिक प्लेस की जो अभी डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में पड़ी थी, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी जगह, ऐसा कोई भी प्लेस, प्रीमाइस या कन्वेंस जहाँ पे किसी पब्लिक को बुलाया जा सकता है, उसको एक्सेस है, चाहे वो पेमेंट से आए चाहे अदरवाइज आए। तो अगर इस
डेफिनेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्योंकि क्लब है, मेंबर के लिए है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉन मेंबर्स को एज गेस्ट बुलाया जा सकता है। इसका मतलब पब्लिक को एक्सेस है, और क्योंकि पब्लिक को एक्सेस है इस वजह से ये क्या है, क्लब एक पब्लिक प्लेस है। तो यहाँ पे इसलिए ये होल्ड किया गया कि वुड बी ए पब्लिक प्लेस नॉट ओनली फॉर द नॉन मेंबर्स। नॉन मेंबर्स यानी जो जिनको इनवाइट किया जा रहा है गेस्ट को, उनके लिए तो है ये पब्लिक प्लेस, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए भी पब्लिक प्लेस ये माना जाएगा। और इसीलिए वहां पे वो जो रेस्ट्रिक्शन ऊपर बताई गई है, सारी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स उसे फॉलो करनी है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया कि वेदर ए होटल वुड बी ए पब्लिक प्लेस और नॉट। जो होटल है वो पब्लिक प्लेस होगा कि नहीं होगा। तो ड्रिंकिंग इन लॉजिंग रूम इन होटल विल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ रूल 22। अगर आप होटल में रुके हुए हैं और अपने कमरे में बैठ के जहाँ पे ठहरे हुए हैं वहाँ पे पीते हैं, तो रूल 22 अप्लाई नहीं होगा। बाकी और कंडीशन तो जैसे इनएब्रिटेड स्टेट में या इंटॉक्सिकेटिंग स्टेट में आपको बाहर नहीं आना, तो वो सब बातें अलग है। लेकिन एज पर पीना, सिर्फ पीना जो है आपका, वो वायलेशन नहीं माना जाएगा। बट ड्रिंकिंग एट द बार और रेस्टोरेंट, लेकिन उस होटल के बार या रेस्टोरेंट में अगर आप पीते हैं जहां पे कोई और आ सकता है, वेयर द पब्लिक इज परमिटेड वुड अट्रैक्ट द अफॉरसेड रूल। तो उस केस में उस होटल में जो है वो अप्लाई होगा। तो यानी आप अपने रूम में बैठ के पी रहे हैं तो उससे नहीं होगा, लेकिन आप अगर बार में या रेस्टोरेंट में उस होटल के पीते हैं तो वहां पे वो अप्लाई होगा, या बाहर भी किसी बार या रेस्टोरेंट में पीते तो। ठीक है, तो उस केस में ये वॉलेशन माना जाएगा। फिर एक और था कि कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिसेप्शन अरेंज बाय फॉरेन मिशंस। तो फॉरेन मिशंस में जनरली क्या होता है, जैसे इंडिया के जो राजदूत वगैरह होते हैं बाहर, दूसरे देशों में भी होते हैं मिशंस वगैरह होते हैं, इंडियन मिशंस होते हैं। तो उस केस में बोले कि अगर वहाँ पे कोई रिसेप्शन ऑर्गेनाइज की गई उनके द्वारा, उन्होंने अरेंज किया, तो क्या वहाँ पे अलाउड है पीना। तो ये बोला गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट शुड रिफ्रेन, बोला कि ऐसी जगह पे भी आप अपने आप को रोको, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे वो फॉरेन मिशन ही अरेंज कर रहा हो तब भी आप अपने आप को रिफ्रेन करो। वेदर विद इन द मिशन प्रीमाइस, चाहे वो मिशन के अंदर हो, इन हॉल्स लॉज एक्सक्लूसिव रिजर्व, या कोई हॉल हो या लॉज हो जो एक्सक्लूसिवली इसी तरह के फंक्शन के लिए, रिसेप्शन के लिए ही रखा गया, तभी आप अपने आप को जो है रिफ्रेन करो, अपने आप को रोक लो और ऐसा काम नहीं करो। The same position would obtain in respect of consumption of intoxicating drink at parties arranged by government or semi-government organizations where foreigners are entertained or similar party hosted by others। तो ये तो बोला था कि अगर पहले केस में बताया कि अगर फॉरेन मिशन किसी तरह का रिसेप्शन अरेंज करता है, उसके अलावा दूसरा इसी तरह का केस बताया कि अगर कोई गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी फॉरेनर के लिए या किसी इस तरह के डेलीगेशन के लिए जो है कोई पार्टी अरेंज करती है, तो वहाँ पे भी सिमिलर पोजीशन बताया और वहाँ पे भी बोला कि आपको रिफ्रेन करना है, अपने आप को इस तरह के काम में रोकना है, अपने आपको ड्रिंक नहीं लेना, ये वहाँ पे बताया गया। ठीक है, तो ये आपका रूल 22 होगा। ये इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी जो है आपके ऐसे रूल हैं जिसमें से क्वेश्चन ना के बराबर आए हैं, तो आप सिर्फ एक बार पढ़कर रीडिंग मारेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, उससे ज़्यादा की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो 22A क्या कहता है, प्रोहिबिशन रिगार्डिंग कि 14 साल से नीचे के किसी बच्चे को आपको एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखना है। तो नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एम्प्लॉय टू वर्क एनी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। तो 14 साल से नीचे किसी बच्चे को आपको एम्प्लॉय नहीं करना है, अपना अपने घर पे या ना कहीं दूसरी जगह। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका एक छोटा सा एम्प्लॉय जो GID है वो है कि ऑक्यूपेशन के अंदर दो बातें और ऐड की गई। जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 था, उसको 2006 में अमेंड करके ऑक्यूपेशन में क्या क्या चीज़ें और ऐड की है, ये दो नए पॉइंट था, सिर्फ इसको देख लेते हैं हम। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज डोमेस्टिक वर्कर और सर्वेंट। तो डोमेस्टिक वर्कर जो हम घर में रख लेते हैं हेल्प करने के लिए, या अपने घर में नौकरी पे भी रख लेते हैं, तो उसको भी ऑक्यूपेशन माना गया और ये भी काम नहीं करना, ये बताया गया। ढाबा हो गया, रोड साइड रेस्टोरेंट हो गया, होटल हो गया, मोटल हो गए, टी शॉप्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गया, रिजॉर्ट्स हो गए, स्पा हो गया, या दूसरे इसी तरह के एंटरटेनमेंट के या रिक्रिएशनल के सेंटर हो गए, तो वहाँ पे भी अगर एम्प्लॉय करते तो भी ये वायलेशन माना जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइन है वो 20,000 रखा गया है, और जो इम्प्रिजनमेंट है वो 1 साल तक का हो सकता है, और यह दोनों हो सकता है, ये सजा है यहाँ पे। ठीक है। रूल 23 इंटरप्रिटेशन।
तो रूल 23 कहता है कि इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस रिलेटिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रूल्स, अगर मान लो कोई कंफ्यूजन होती है कि ये रूल ये कहता है और कोई दूसरा कहता है कि भाई नहीं इस रूल का ये मतलब निकलता है, यानी इंटरप्रिटेशन को लेकर उसका क्या मतलब निकल रहा है उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है, तो उस केस में इट शैल बी रेफर टू द गवर्नमेंट हुज डिसीजन देयर ऑन शैल बी फाइनल। तो वहाँ पे गवर्नमेंट को रेफर किया जाएगा, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये यहाँ पे डीओपीटी भी हो सकता है कि डीओपीटी अभी नोडल एजेंसी है जो इसको देखती है इस तरह के रूल्स को, तो यहाँ पे उनको रेफर किया जाता है जिसका जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। इस पे जीआईडी है कि अगर किसी को कुछ हार्डशिप हो रही है इन रूल्स से, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जो इन रूल्स को रिलैक्स कर सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फुली कॉम्पिटेंट टू मॉडिफाई, रिलैक्स, डिस्पेंस विद एनी रूल टू प्रिवेंट हार्डशिप इन एनी इंडिविजुअल केस। तो किसी इंडिविजुअल केस में अगर इन रूल से किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट कॉम्पिटेंट है मॉडिफाई, रिलैक्स और इस रूल को डिस्पेंस यानी किसी के लिए छोड़ देने के लिए भी वो कॉम्पिटेंट है। तो where the government servant is satisfied that operation of any rule regulating the condition of service of union government servant or any class of such government servant causes undue hardship in any particular case, it में तो ये बता दिया कि डिस्पेंस कर देगा एज इट में कंसिडर नेसेसरी, तो जितना जरूरत है सिर्फ उतने एक्सटेंट के लिए, टू सच एक्सटेंट, ऐसा नहीं कि पूरा ही रूल उड़ा दो कि नहीं इसको पूरा रूल अप्लाई नहीं करना, जितने से हार्डशिप हो रही है सिर्फ उतने एक्सटेंट तक जो है जितना जरूरी है उतना ही करना है। यहाँ पे जो रूल बनाया गया या जीआईडी बनाया गया इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स लिखा गया है, तो उसका मतलब ही बताया गया कि यूनियन गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ऑल पर्सन्स हुज कंडीशन ऑफ सर्विस में बी रेगुलेटेड बाय द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जब मैंने फर्स्ट सेशन लिया था तो उसमें मैंने ये बताया दिया कि कंडक्ट टूल आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो से पावर ड्रॉ करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये जो कंडक्ट टूल बना है वो किसके लिए, यूनियन के अफेयर्स के रिगार्डिंग बनाया गया है। तो बोला कि ऐसे जितने भी पर्सन है जो इस कंडक्ट टूल से गवर्न होते हैं, और क्योंकि ये प्रेसिडेंट द्वारा बनाया गया है तो ये उन सब पे अप्लाई होता है। तो यूनियन गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब यही बताया कि ऐसे रूल जो प्रेसिडेंट ने बनाए, तो क्योंकि कंडक्ट टूल जो है वो प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 309 के प्रोवाइजो में बताया, तो जितने भी ये आपके एप्लीकेबल लिखा था जिस पे उन सब पे ये अप्लाई होगा, ठीक है। और ये आर्टिकल 148(5), तो ये ऑडिटर और कंट्रोलर जनरल जो है उनको उनसे कंसल्ट करके बनाया गया, तो ऑडिट के जितने भी जो सर्विस के पर्सन है उनके ऊपर भी ये अप्लाई होगा, ये बताया, ठीक है। द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलैक्स व्हेन कंसिडर्ड नेसेसरी टू डील विद सच इक्विटेबल मैनर, तो इसको लेकिन जो करना है वो जस्ट और इक्विटेबल मैनर में करना है, मतलब जिससे इक्विटेबल मतलब होता है कि न्याय संगत हो, न्याय हो, जिस सिचुएशन में किसी को हार्डशिप हो रही है तो इस तरीके से इन रूल्स को, इन पावर्स को यूज करना रिलैक्स करने के, जिससे न्याय हो। न्याय का मतलब ये नहीं कि किसी के फेवर में हम कर रहे हैं, न्याय का मतलब कि उस सिचुएशन के अंदर जो सबसे अप्रोप्रिएट काम है वो हो, वो दिखना भी चाहिए। इस तरीके से हमें इस रूल्स को अप्लाई करना है और इसको सिर्फ रेयर और एक्सेप्शनल केसेस में ही अप्लाई करना है, ठीक है। In any case in which it is agreed by ministry or minister concerned that it is a fit case, जब ये देख लिया जाएगा मिनिस्ट्री ये मानती है कि फिट केस है तभी इसको एक्सरसाइज किया जाएगा। द रीजन फॉर सच शुड बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड ऑन अप्रोप्रिएट फाइल, और अगर आप रिलैक्स कर रहे हैं यानी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो रिलैक्स कर रही है तो उसका एक रीजन जो है फाइल के अंदर भी रिकॉर्ड किया जाएगा, प्लेस ऑन रिकॉर्ड, तो उसका रीजन जो है रिलैक्सेशन का रिकॉर्ड पे रखा जाएगा। एनी ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विच मे बी इशूड डिस्पेंसिंग ऑन दिस शुड बी ऑथेंटिकेटेड, और क्योंकि आप प्रेसिडेंट के नाम पे क्या कर रहे हैं, ऑर्डर जारी करेंगे रिलैक्सेशन का, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट के नाम पे आप क्या करते हैं, जब प्रेसिडेंट के नाम पे कोई ऑर्डर होता है तो उसको ऑथेंटिकेट करता है कोई ऑफिसर जिनको ये पावर दी गई है ऑथेंटिकेट करने की। तो वही बताया गया कि इस तरह के ऑर्डर को उस पर्सन को ऑथेंटिकेट भी करना पड़ेगा आर्टिकल 77 के तहत, क्योंकि आर्टिकल 77 में बता रखा है कि प्रेसिडेंट के नाम पे जो भी ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को, क्योंकि प्रेसिडेंट तो साइन करते नहीं है, उसके बिहाफ पे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन करता है कोई ऐसा पर्सन या ऐसा ऑफिसर जिसको ऑथेंटिकेट करने की पावर दी गई है, तो वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करनी होगी।
तो ये आपका GID इसके अंदर बताया गया इंटरप्रिटेशन का। रूल 25 कहता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। तो गवर्नमेंट में बाय जनरल और स्पेशल रूल डायरेक्ट दैट एनी पावर एक्सरसाइबल बाय इट और एनी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अंडर दीज रूल्स एक्सेप्ट पावर अंडर रूल 23। तो ये जो रूल 23 था जिसमें रिलैक्स करने की पावर थी और इंटरप्रिटेशन की पावर थी, तो ये तो सिर्फ उन्हीं के पास रहेगा जो मेन अथॉरिटी है। इसके अलावा जो बाकी पावर्स है, जैसे कि हमने देखा था मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर HOD के पास कुछ पावर थी, कुछ बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ पावर थी और कुछ हेड ऑफ ऑफिस के पावर थी। तो वो पावर जैसे डेलीगेट की जा सकती हैं, ठीक है। और हमने ये भी देखा था जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी वही पावर HOD को भी दे दी गई थी। तो इस तरह की पावर्स को डेलीगेट किया जा सकता है, यानी 23 को छोड़कर, इसको इंटरप्रिटेशन की पावर को छोड़कर जो जिसको मिली हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट को, और या जो नोडल एजेंसी जैसे DOPT उसको मिली हुई है, उसके अलावा जो है कोई भी पावर डेलीगेट की जा सकती है। बाकी जो पावर है वो एज इट इज रहेगी। तो HOD की पावर या गवर्नमेंट की पावर जनरल या स्पेशल ऑर्डर से डेलीगेट की जा सकती है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, जो कंडीशन उस ऑर्डर में दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग वो डेलीगेट की जा सकती है, और फिर जिसके ऊपर डेलीगेट की गई वो पावर को इस्तेमाल कर पाएगा या उसको यूज कर पाएगा, एक्सरसाइज कर पाएगा, ठीक है। रूल 25 कहता है रिपील एंड सेविंग। तो एनी रूल कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज रूल्स इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स एंड एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट टू हुम दीज रूल अप्लाई आर हियर बाय रिपील्ड। तो ऐसा कोई भी रूल जो कि अब यानी इस कंडक्ट रूल के आने के बाद पहले फोर्स में था, यानी पहले भी वो रूल था और अभी भी रूल है, और इस रूल ने क्या किया उसको मॉडिफाई कर दिया। इससे पहले आपका 1964 से कंडक्ट रूल 1955 था। तो वो जो कंडक्ट रूल 1955 था उसमें भी सिमिलर रूल्स थे। तो ये यही कह रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग रूल्स पहले थे वो सारे क्या हो गए, रिपील हो गए, यानी वो सारे अब खत्म हो गए। तो पहले तो ये बता दिया, प्रोवाइडेड दैट एनी ऑर्डर मेड और एक्शन टेकन अंडर द रूल सो रिपील्ड। लेकिन जो रूल रिपील्ड हो गए 1955 वाले, उसके अंदर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर अगर वायलेशन का चार्ज लगा हुआ है या कोई एक्शन इनिशिएट किया गया है, तो वो ये माना जाएगा कि वो सारे एक्शन इसी आपके नए जो कंडक्ट रूल 1964 है उसका वायलेशन है, ठीक है। एंड डीम टू हैव बीन मेड और टेकन अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन ऑफ दीज रूल्स। तो इस रूल के अंदर जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी पहले भी था वो और यहाँ पे नया बना के उस रूल को किसी दूसरे रूल में डाला गया, तो उसका वायलेशन माना जाएगा। और जो पहले उसने कॉन्ट्रावेंशन किया यानी कोई वायलेशन किया है गवर्नमेंट सर्वेंट ने पुराने वाले कंडक्ट रूल का, तो वो ये माना जाएगा कि नए कंडक्ट रूल का वायलेशन है और उसके खिलाफ वो डिसिप्लिनरी एक्शन या प्रोसीडिंग एज इट इज चलती रहेगी, ये मान के कि वो वायलेशन इस 1964 का वायलेशन है। तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच रिपील शैल नॉट अफेक्ट द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ दीज रूल्स of the rules, so that repealed and a contravention of any of the said rules shall be punishable as it were contravention of these rule। तो ये कह रहे हैं कि जो वहां पे उसने पुराने रूल्स का वायलेशन किया था वो इस नए रूल का वायलेशन मान के उसके ऊपर जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है वो चलती रहेंगी उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आपका रिपील एंड सेविंग था। रिपील, सेविंग और इंटरप्रिटेशन, इनमें से रेयरली कोई क्वेश्चन आता है, तो लेकिन जब हम रूल पूरा पढ़ रहे हैं तो हमें रूल पढ़ने के लिए पूरा पता होना चाहिए कि पूरे रूल्स में क्या क्या बताया गया है। तो जो मैं रूल पढ़ाऊंगा आपको जनरली उसके अंदर सारे रूल्स को बताऊंगा ताकि आपको रूल पढ़ने की हैबिट हो। और क्योंकि मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है, हमेशा ये एफर्ट रहता है कि मैं आपको इंडिपेंडेंट रूल पढ़ना सिखाऊं, ताकि आप कोई भी रूल उठाएं तो नया भी रूल उठाएं तो अपने आप पढ़ सकें, एक हैबिट आपके अंदर जनरेट हो जाए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, कंडक्ट रूल कंप्लीट कर लिया। और इसके अंदर मैं श्योर आपको बता सकता हूँ कि अगर आपने सारे सेशंस को फॉलो किया है तो कंडक्ट रूल में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं 10 में से आप 9 तो कर ही पाएंगे। इतना मैंने एलोबरेटली और इतना मैंने एग्जाम स्पेसिफिक फोकस करके आपको बताया, ठीक है। तो ये आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन रूल 22 के ऊपर आए हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या था, पहला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ रूल 22 ऑफ कंडक्ट रूल 1964। तो कंजप्शन ऑफ लिकर बाय गवर्नमेंट सर्वेंट इन ए क्लब meant exclusively for members where it is permitted for member to invite non members as a guest। तो कहाँ पे अटैक कर रहा है ये बताना है। टेकिंग लिकर इन ए पब्लिक प्लेस और अपीयरिंग देयर इन ए स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन इन ए स्टेट वेयर प्रोहिबिशन लॉ इज इन फोर्स।
इन बोथ द केसेस रेफर टू इन ए एंड बी अबव, दोनों ही केसेस में प्रोविजन ऑफ रूल वुड नॉट अप्लीकेबल टू बोथ द केसेस, या दोनों में से किसी पे भी अप्लाई नहीं होगा, उसमें आपको टिक करना है। अंडर CCS conduct rule, a government servant shall refrain from consuming any intoxicating drink or drug in a public place and also not appear in public place in a state of intoxication. In this context, public place means, तो मैं बता रहा था एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको कि पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन पूछी गई है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पब्लिक प्लेस माना जाएगा। लॉजिंग रूम इन ए होटल, अगर आप लॉजिंग रूम में हैं होटल के अंदर, तो क्या वो पब्लिक प्लेस माना जाएगा। ए बार और रेस्टोरेंट, ए क्लब एक्सक्लूसिवली फॉर meant for members who may be government servant where it is permissible for the member to invite non members as guest, तो इसमें से कौन सा जो है पब्लिक प्लेस की डेफिनेशन में आएगा। तो ये आपके टोटल 70 क्वेश्चन मैंने इस कंडक्ट रूल के ऊपर आपको बताएं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हैं और सारे जो एग्जाम के पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग है, तो इनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये कंडक्ट रूल खत्म होता है। तो एक बार ये की देख लीजिए, लास्ट सेशन में जो हमने क्वेश्चन बताए थे उसमें से आप इस में आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सारे आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास रख सकते हैं। और एक चीज़ और की, क्योंकि मैंने अनाउंस किया था कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप हर सेशन के अंदर जो भी असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ रूल्स के ऊपर, उसको अगर आप कमेंट करके उस सेशन के बताते हैं, एंड में कमेंट करके बताते हैं, तो आप जो है इस क्वेश्चन बैंक की एक PDF की कॉपी ले सकते हैं मेरे से। ठीक है, तो अगर आपने कमेंट किया है और ये PDF की कॉपी लेना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है sendfeedback@slp@gmail.com, और यहाँ से आप अपना बता सकते हैं डिटेल्स कि मेरा नाम ये है और इस यूट्यूब चैनल से मैंने जो है यूट्यूब चैनल के हैंडल के नाम से मैंने कमेंट किया था और सारी मैंने अटैम्प्ट किया और सिंसियरली मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो ये कॉपी आप ले सकते हैं अगर मुझे अपने डिटेल्स और ये बताएं कि आपने उसमें कमेंट किया था और सिंसियरली फॉलो किया है। तो इस तरीके से आप इसकी कॉपी ले सकते हैं और ये प्रैक्टिस में आपके बहुत काम आएगी। तो आज हमारा कंडक्ट रूल ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर ऐसे ही आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है और कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसको आगे और अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जिनके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।